Assalamu alaikum students, hope you are doing very well. Welcome to the channel Education Insight and Preparation. Today we will discuss models of curriculum development. In this session you will come to know about Tyler's model, CIPP model, TABA model, Wheeler model, Lawton model, Spiral model and curriculum development in Pakistan and process of curriculum development. First of all, let's start with Tyler model 1949. It's given by Ralph Tyler. Time period was 1902 to 1994. He wrote his book The Basic Principles of Curriculum and Instruction. शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. उन्होंने इस चीज़ का आइडिया दिया कि करिकुलम को डायनेमिक होना चाहिए, हमेशा उसमें इवैल्यूएशन और रिवीजन का पार्ट रहना चाहिए और ये इवैल्यूएशन और रिवीजन कांस्टेंट होनी चाहिए. दिस मॉडल इज़ डिडक्टिव इन नेचर. डिडक्टिव इन नेचर मीन जनरल टू स्पेसिफिक है, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है. चूँकि ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा जो अटेंशन दी जाती है वो प्लानिंग फेज़ में दी जाती है. ऑब्जेक्टिव्स को केयरफुली प्लान किया जाता है और वो ऑब्जेक्टिव्स का सोर्स 3S होते हैं. 3S मीन स्टूडेंट, सोसाइटी एंड सब्जेक्ट मैटर. सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनको 2 स्क्रीन से गुजारा जाता है, फिलोसफिकल स्क्रीन एंड साइकोलॉजिकल स्क्रीन. मीन इन दोनों की बेसिस पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स की सिलेक्शन होती है, फिलोसफिकल फाउंडेशन की बेस पे और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की बेस पे कि बच्चा उसमें कितना इंटरेस्ट लेगा, उसकी नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है. लीनियर मॉडल है, प्रेस्क्रिप्टिव भी कहते हैं क्योंकि रूल्स को फॉलो करते हैं. ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहलाता है क्योंकि इनका मानना है ऑब्जेक्टिव्स शिफ्ट स्टूडेंट बिहेवियर. इस मॉडल की 4 स्टेजेस हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं, देन लर्निंग एक्सपीरियंसेस या कंटेंट की सिलेक्शन होती है, नंबर 3 पे लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है और नंबर 4 में इवैल्यूएशन की जाती है. नेक्स्ट वन इज CIPP मॉडल बाय स्टफल बीम. C for context, I for input, P for process and P for product. This is also called evaluation model or program evaluation model. It was developed by Daniel Stuffel Beam and his colleagues. ये मॉडल इवेलुएटर्स और स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट रेलेवेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करने में गाइड करता है, इवेलुएशन में हेल्प करता है और ये इवेलुएशन को 4 पार्ट्स में या 4 स्टेप्स में डिवाइड कर देता है. वो 4 पार्ट्स ही हैं कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट. कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन की बात करें तो जिस तरह नेम से जाहिर है कॉन्टेक्स्ट की इवैल्यूएशन की जाती है. एनवायरनमेंट की रेडीनेस देखी जाती है प्रोजेक्ट के लिए और डिसाइड किया जाता है व्हाट शुड वी डू, व्हाट नीड्स टू डू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो. That input evaluation mean resources, which resources should be used, how to use, how should be done. It includes curriculum, learning skills, content, teaching strategies, budget and everything like that, mean ingredients. The third one, process evaluation, means decision making regarding curriculum implementation, जिसमें हम implement कर देते हैं, इसीलिए प्रोसेस का नाम दिया गया है. और ये देखा जाता है कि क्या एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या उसी तरह से प्रोसेस हो रहा है जैसा कि प्लान किया गया था. एंड आफ्टर दैट फीडबैक इज़ कलेक्टेड. इन प्रोडक्ट एवेलुएशन आउटकम इज सीन. आउटकम क्या आया, रिजल्ट्स क्या आए, क्या प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा या उसमें फर्दर चेंजेस की नीड है, या करिकुलम सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए या ड्रॉप कर देना चाहिए. लुक एट द पिक्चर्स, दीज विल मेक यू क्लियर अबाउट CIPP मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द लेफ्ट साइड पिक्चर. कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, गोल्स हैं, बेनिफिशरीज कौन से हैं, नीड्स क्या हैं, रिसोर्सेज, प्रॉब्लम्स, बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट, ये सब कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है. देन इनपुट में क्या आ रहा है, स्ट्रेटजीज कौन सी यूज़ करेंगे, बजट कितना है, कवरेज कितनी करनी है, रिसर्च, ये सब इनपुट में आ जाएगा. फिर प्रोसेस, जो एक्शंस लिए जाएंगे, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, मॉनिटरिंग से रिलेटेड. एंड इन प्रोडक्ट एवेलुएशन आउटकम्स की बात है, इम्पैक्ट क्या था, इफेक्टिवनेस क्या थी, सस्टेनेबिलिटी रहे या चेंज कर दिया जाए. लुक एट द राइट हैंड साइड अपर पिक्चर. ये आपको प्रोसेस क्लियर कर रहा है, इनपुट्स देन प्रोसेस और फिर प्रोडक्ट्स की बात है कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए. तो ये है CIPP मॉडल.
नीचे वाली पिक्चर को देखें तो आपको पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और प्रोसेस ये फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में आते हैं और प्रोडक्ट इज सुमेटिव एवेल्युएशन, क्योंकि ये इसकी ओवरऑल एवेल्युएशन कर रही है। नेक्स्ट वन इज़ वेरी फेमस मॉडल, ताबा मॉडल बाय हिल्डा ताबा 1962, और इनका अपना इरा था 1902 टू 1967। शी वॉज बॉर्न इन एस्टोनिया, USA। ताबा वाज स्टूडेंट ऑफ जॉन डेवी, और जॉन डेवी का आपको याद होगा लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस रखते थे, सो इनमें आपको वही झलक नज़र आएगी। शी रोट अ बुक करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ताबा वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जैसे अभी मैंने आपको बात की जॉन डेवी की स्टूडेंट थी तो प्रोग्रेसिविज्म पे बिलीव रखती थी। हेंस बिलीव्ड इन सोशल पार्टिसिपेशन, जिसमें बच्चों की सोशल पार्टिसिपेशन हो, वो लर्निंग बाय डूइंग खुद सीख सकें। इनके मेन जो फीचर्स थे, इंडक्टिव अप्रोच यूज हुई है क्योंकि स्पेसिफिक टू जर्नल है, ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाते बल्कि नीड्स को डायग्नोज करके उसकी बेस पे ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म किए जाते हैं, इसीलिए इसको नीड बेस्ड मॉडल भी कहते हैं। टीचर आइडेंटिफाइज द नीड्स फर्स्ट, स्टूडेंट्स को किन चीज़ों की नीड है, इसीलिए इसको टीचर अप्रोच मॉडल भी कहते हैं या ग्रास रूट अप्रोच भी कहते हैं, डाउन टॉप मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहा है। और इसकी मेन बात यह है कि ये मॉडल टीचर्स डिज़ाइन करते हैं, और इसको नीड बेस मॉडल भी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये नीड्स ऑफ स्टूडेंट पे बेस कर रहा है, वही इसका मेन आइडिया और फोकल पॉइंट है। टाइलर और CIPP मॉडल दोनों ही 4 स्टेजेस मॉडल थे, 4 स्टेप मॉडल थे, बट इट इज़ 7 स्टेप मॉडल जो कि नीड्स से स्टार्ट हो रहा है और वैल्यूएशन तक जा रहा है। नीड्स, देन फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ selection of learning experiences, organization of learning experiences, and then evaluation. Wheeler model by D.K. Wheeler 1967, he introduced in his book curriculum process, और उन्होंने साइक्लिक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। ताबा और टाइलर लीनियर मॉडल थे, ये साइक्लिक मॉडल है, 5 फेजेस हैं, और ये कहता है कि एम्स से शुरू हो के एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव से इवेल्युएशन तक ये प्रोसेस चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, ये साइकिल की फॉर्म में है। इसके 5 फेजेस हैं, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेल्युएशन। टाइलर और ताबा के आइडियाज़ को इसने एक्सटेंड किया और साइकिल की फॉर्म में मॉडल दे दिया। देन ही प्रोवाइड्स फीडबैक, इसने कहा कि हर फेज पे फीडबैक नेसेसरी है, और चूंकि ये एक साइकिल की फॉर्म में है, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा, इंटरडिपेंडेंट होगा एक दूसरे पे, ये फेजेस इंटरडिपेंडेंट हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसमें। देन द नेक्स्ट वन इज लोटन मॉडल, इट इज़ गिवन बाय डेनिस लोटन 1989। डेनिस लोटन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ और कल्चरल इश्यूज़ किस तरह हमारे करिकुलम को शेप देते हैं, किस तरह वो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी वजह से इसको लोटन्स कल्चरल एनालिसिस मॉडल या LCAM भी कहते हैं। 5 स्टेजेस हैं इनके मॉडल की। नंबर 1 फिलोसफिकल एम्स, नंबर 2 सोशियोलॉजी, नंबर 3 कल्चर, नंबर 4 साइकोलॉजी मेथड, नंबर 5 एवेल्युएशन। आप फाउंडेशन से इसको ज़हन में रख सकते हैं कि ये हमें फाउंडेशंस बता रहा है, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, और फिर उसके बाद एवेल्युएशन आ जाती है। इस तरह आपको याद रखना आसान होगा। इसने कल्चर को 9 सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया। वो 9 सिस्टम कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल कल्चर, मोरालिटी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, मैचुरेशन, रैशनैलिटी, बिलीफ, कम्युनिकेशन। और इसको याद रखने के लिए आप ये एब्रीवेशन ज़हन में रख सकते हैं, PM, टीम, RBC। द नेक्स्ट इज ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम मॉडल। He believes that learning develops from basic to advanced और simple to complex। तो सब जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनका आपस में लिंक होना चाहिए, उनको हर लेवल पे इंक्रीज़ होते हुए रिविजिट भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्पाइरल करिकुलम मॉडल डेवलप किया, जिसमें स्टेप वाइज कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती चली जाती है। इसके बेसिक फीचर्स में रेपिटिशन, रिवीजन एंड रीविजिटिंग द मटेरियल शामिल हैं, यानी 3 Rs। किसी भी टॉपिक या थीम की कॉम्प्लेक्सिटी हर लेवल के साथ इंक्रीज़ होगी और रीविजिट होगी। जो भी न्यू लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उसका ओल्ड के साथ रिलेशनशिप होगा।
पाकिस्तान में करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक NBCT, जिसको करिकुलम विंग भी कहते हैं एट फेडरल लेवल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द प्रोविंशियल करिकुलम ब्यूरो फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। स्टेप्स करिकुलम डेवलपमेंट में जो इन्वॉल्व हैं, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म किए जाते हैं, देन स्कीम ऑफ स्टडीज़, then development of syllabus, textbook development, review and approve, and then publication and distribution of the books, और फिर टीचर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। पहले सब मैटर्स को फेडरल लेवल पे देखा जा रहा था, बट आफ्टर 18th अमेंडमेंट एजुकेशन जो है प्रोविंशियल मैटर बन गई है। प्रोविंसेस अपनी एजुकेशन को खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन 2010 में हुई। जहाँ तक प्रोसेस का ताल्लुक है तो ये पिक्चर आपको क्लियर कर रही है। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट सेंड करती है करिकुलम विंग को और ऑब्जेक्टिव सेंड करती है। देन सेकेंड स्टेप में करिकुलम विंग रिक्वेस्ट प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स टू प्रिपेयर ड्राफ्ट एंड ईच सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस, यानी करिकुलम विंग प्रोविंशियल करिकुलम ब्यूरोज को अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है कि वो अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करें सब सब्जेक्ट्स का डिफरेंट क्लासेस के लिए। इन द थर्ड स्टेप प्रोविंशियल सेंटर्स तमाम एक्सपर्ट्स को, टीचर्स को, डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को कॉल करते हैं टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट। देन फिफ्थ स्टेप में वो जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया होता है वो करिकुलम विंग को सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में करिकुलम विंग वो ड्राफ्ट डिफरेंट एक्सपर्ट्स को सेंड करता है, उनके रिव्यूज़, उनके कमेंट्स और रिमार्क्स लेता है। नेशनल करिकुलम कमेटी नेक्स्ट स्टेप में इवैल्यूएट करती है उन कमेंट्स को और अगले मरहले में वो उन पे रिकमेंडेशंस दे के करिकुलम विंग को भेज देती है। एंड इन द एंड लास्ट स्टेप में अप्रूव्ड करिकुलम PITB को सेंड कर दिया जाता है फॉर पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। Students, that's all about this topic. If you have any query, you can ask me in comment box. Thank you so much for your patience. Please subscribe, like and share.